अकेले रहने का रहस्य बहुत ही अद्भुत है। अकेले रहने से मनुष्य इतना तेजी से आगे बढ़ता है कि वह हर क्षेत्र में जल्दी से कामयाबी हासिल कर सकता है और खुद को इतना बेहतर बना लेता है कि कोई उसके सामने किसी भी काम में टिक नहीं सकता। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, अकेले लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई मार्गदर्शन करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो बड़ी रखो सोच, तभी सफलता भी होगी बड़ी। आज की यह कहानी इस बात पर आधारित है कि जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। आइए सुनते हैं यह प्रेरक कहानी। एक व्यक्ति था जो गरीब परिवार में रहता था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी मां ने एक टिफिन बॉक्स में रोटियां रख कर दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। ऐसे में बस उसकी मां ने रोटियां ही दी थीं। जब उसका आधा सफर तय हो गया तब उसे भूख लगी। उसने टिफिन निकाला और रोटियां खाने लगा। जैसे वो रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कौर को मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। वो ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लोग उसे ऐसे ही देख रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उससे पूछ ही लिया, भाई, तुम्हारे टिफिन बॉक्स में बस रोटियां ही हैं, तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? युवक ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। व्यक्ति ने पूछा कि क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है? युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, सफलता का मार्ग। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं
जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था। जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था, लड्डी डीके के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। ढके के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहां काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है। धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड्ढका अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, सपनों की उड़ान। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, कमजोरी का महत्व। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है, जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थीं। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इससे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया।
वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, निरंतरता का महत्व। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी एक जुझारू खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेलें। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित हुए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कुछ बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे। समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी, संघर्ष का रंग। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवची नामक लड़की रहती थी। वह बहुत ही संजीदगी से अपने काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बहादुर कवची बने और लोगों की सेवा करे। परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वह लड़की छोटी और कमजोर थी और इसलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उसे हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वह रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वह अपने संघर्षों को परिहार करेगी तो वह अपने सपने को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वह एक विख्यात कवची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी, सफलता के सूत्र। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया
कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 9वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 9वीं कहानी, जीत की गाथा। इस कहानी में हम एक खिलाड़ी की कहानी सुनते हैं जो कठिनाइयों के बावजूद जीत की ओर बढ़ता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें सभी परिस्थितियों में सकारात्मक रहना चाहिए और हमेशा अपनी जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। यह कहानी एक खिलाड़ी के बारे में है जो विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। उसका नाम रवि था। रवि एक बहुत ही प्रफुल्लित और सकारात्मक व्यक्तित्व वाला था। वह एक खेल के प्रेमी था और खुद को विभिन्न खेलों में महारत प्राप्त करने का सपना देखता था। रवि के जीवन में कई मुश्किलें आईं। पहले तो वह अपने खेल की रुचि को लेकर अकेला था। उसके परिवार वाले उसे खेलने को निराश करते थे और कहते थे कि खेल उसके भविष्य को बर्बाद करेगा। लेकिन रवि निरंतर अपने सपने के पीछे भागता रहा। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण खेल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। रवि ने अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसे पता था कि इस प्रतियोगिता में उसे बहुत सारी मुश्किलें प्राप्त होंगी। प्रतियोगिता के दौरान रवि को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह अपनी प्रदर्शन क्षमता में कमी महसूस कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि उसकी हार तय हो चुकी है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सकारात्मक सोचने का निर्णय लिया। रवि ने खुद को सामर्थ्य और संयम से भरपूर महसूस करने का प्रयास किया। वह निरंतर मेहनत करता रहा और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करता रहा। अपने को बेहतर बनाने के लिए उसने नई तकनीकों का अध्ययन किया और उसे अपने खेल में लागू किया। धीरे धीरे रवि अपने दूसरे प्रतियोगिता में सुधार दिखाने लगा। वह पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और बुद्धिमान हो गया था। अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए उसने बेहतरीन प्रदर्शन किए और उसके सपने को पूरा करने के लिए जीवन भर के प्रयासों को समर्पित किया। अंततः उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे विजयी बना दिया। उसने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीती और खुद को साबित किया कि सकारात्मक सोच और अथक प्रयास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को सुनकर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 10वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 10वीं कहानी, संकट में साथ देना। यह कहानी एक गांव की है जहां लोग एक दूसरे के सहारे जीने का तरीका सीखते हैं। एक गांव था जहां लोगों के बीच में अनूठा एक बंधन था। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मेहनत करते, सहायता करते और एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को बांटते थे। इस गांव की कहानी बहुत ही अनोखी थी। एक बार गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम राम था। राम बहुत ही निराशाजनक हालात में आया था। वह एक छोटे से गांव में दूर रहते थे जहां उनका परिवार बीमारियों और तंगी में फंसा था। उन्होंने सोचा कि वह इस गांव में आकर नए जीवन की कोशिश करेंगे। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुहक का समय भी आया जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी।
लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 11वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 11वीं कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। विशाल नगर राज्य में एक बढ़ई था। वह दूर के शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वह शहर से पास एक गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चल गया। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी छूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा पर इसमें समय लगेगा, तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। बढ़ई को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो पर मुझे अभी आरी बनाकर दे दो। बात पैसे की नहीं है भाई, अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने समझाया। बड़ी तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बड़ी पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बड़ी ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा। इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने? सेठ ने बड़ी से पूछा। 10 रुपए। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपए देने को तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवाकर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को आरी बनाकर नहीं बेचोगे। मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। लोहार बोला। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपए दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूं, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है? व्यापारी ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए आपका यह प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से जरूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा, और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारी खुदगर्जी या लालच की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर यह जानते हुए भी हम अपने फायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस स्वभाव को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि हम अपने फायदे के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे औरों को तकलीफ पहुंचती हो। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 12वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 12वीं कहानी दोस्तों, वही एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में बाज के 2 बच्चे भेंट मिले थे। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था।
राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा? राजा ने सवाल किया। जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ान देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया? किसान ने कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूं, मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे ही काम में लगे हैं जो आपके सही आंतरिक शक्ति के मुताबिक नहीं है, तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की जरूरत तो नहीं जिस पर आप बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे 13वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 13वीं कहानी। दोस्तों, वही अब एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी वहां अजीबोगरीब वस्त्र पहने एक ज्योतिषी आ पहुंचा। वह सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए बोला, मैं ज्ञानी हूं, मैं किसी का चेहरा देखकर उसका चरित्र बता सकता हूं। बताओ तुम में से कौन मेरी इस विद्या को परखना चाहेगा? शिष्य सुकरात की तरफ देखने लगे। सुकरात ने उस ज्योतिषी से अपने बारे में बताने के लिए कहा। अब वह ज्योतिषी उन्हें ध्यान से देखने लगा। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी तो थे, लेकिन देखने में बड़े सामान्य थे, बल्कि उन्हें कुरूप कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी। ज्योतिषी उन्हें कुछ देर निहारने के बाद बोला, तुम्हारे चेहरे की बनावट बताती है कि तुम सत्ता के विरोधी हो। तुम्हारे अंदर द्रोह करने की भावना प्रबल है। तुम्हारी आंखों के बीच पड़ी सिकुड़न तुम्हारे अत्यंत क्रोधी होने का प्रमाण देती है। ज्योतिषी ने अभी इतना ही कहा था कि वहां बैठे शिष्य अपने गुरु के बारे में ये बातें सुनकर गुस्से में आ गए और उस ज्योतिषी को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। पर सुकरात ने उन्हें शांत करते हुए ज्योतिषी को अपनी बात पूर्ण करने के लिए कहा। ज्योतिषी बोला, तुम्हारा बेडौल सिर और माथे से पता चलता है कि तुम एक लालची ज्योतिषी हो और तुम्हारी ठुड्डी की बनावट तुम्हारे सन की होने की तरफ इशारा करती है। इतना सुनकर शिष्य और भी क्रोधित हो गए, पर इसके उलट सुकरात प्रसन्न हो गए और ज्योतिषी को इनाम देकर विदा किया। शिष्य सुकरात के इस व्यवहार से आश्चर्य में पड़ गए और उनसे पूछा, गुरुजी, आपने उस ज्योतिषी को इनाम क्यों दिया, जबकि उसने जो कुछ भी कहा वो सब गलत है? नहीं पुत्रों, ज्योतिषी ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उसके बताए सारे दोष मुझ में हैं। मुझे लालच है, क्रोध है, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब है। पर वह एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया। उसने सिर्फ बाहरी चीजें देखी, पर मेरे अंदर के विवेक को नहीं आंक पाया, जिसके बल पर मैं इन सारी बुराइयों को अपने वश में किए रहता हूं। बस वह यहीं चूक गया। वह मेरे बुद्धि के बल को नहीं समझ पाया। सुकरात ने अपनी बात पूर्ण करते हुए कहा, सभी के अंदर लालच, कामना, क्रोध होता है, लेकिन ये तो उस व्यक्ति पर निर्धारित होता है कि वो इन भावों को अपने काबू में कैसे कर पाता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है, वो अपने अंदर की बुराइयों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का खुद को मौका ही नहीं देता। मित्रों, यह प्रेरक प्रसंग बताता है कि बड़े से बड़े इंसान में भी कमियां हो सकती हैं, पर यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो सुकरात की तरह ही उन कमियों से पार पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों
या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।